प्रिय दर्शकों, श्रीमन अस्पताल की तरफ से मैं डॉक्टर वीपी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के समय में हम लोग बहुत तरह की शारीरिक समस्याओं व बीमारियों से परेशान रहते हैं। बहुत बार यह देखा गया है कि ये समस्याएं शुरू में इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन किसी लापरवाही की वजह से या हमारी जानकारी ना होने की वजह से ये बीमारियां इतना बड़ा बन जाती हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या का रूप धारण कर लेती हैं। हम श्रीमन अस्पताल की तरफ से एक नया प्रयास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारे माहिर डॉक्टर आपको इन बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे तथा यह भी बताएंगे कि समय पर रहते हुए आप इन बीमारियों से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं और शुरू में ही इन बीमारियों को पहचान के अपना समय पे इलाज करा के एक लंबा निरोगी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आइए दर्शकों, हम शुरू करें श्रीमन अस्पताल के साथ एक नए स्वस्थ जीवन के सफ़र को। Welcome viewers, I Dr. Ajay Marwaha, Director of Shriman Hospital. Shriman Hospital is a super specialty hospital which has come up in Doaba region of Punjab in Jalandhar district. This is a multi-super specialty hospital taking care of all the specialties. We have all the medical specialties here, right from head to toe. We take care of the brain, we take care of the lungs, heart, kidney, liver, even the cancer portion is there. We have multi-specialty doctors, all of them are highly educated, and soon as they will be coming up with interacting with you on the different aspects of diseases. We will be having preventive education programs in every field so that the public is aware of the disease, causes of the disease and how to prevent it, since the prevention is better than cure. Viewers, you can send us all your queries on our phone numbers which are printed on the screen downstairs. You can follow us on the YouTube, on the Facebook, even our web page, and send our queries. We will be more happier to solve your queries in time. Thank you. नमस्कार, मैं डॉक्टर ओमकार सिंह हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांटेशन सर्जन हूँ। आज मैं आपसे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जिसको हम गदूद भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। प्रोस्टेट बेसिकली क्या होता है, एक पुरुष होने की निशानी होती है जो कि पुरुषों में पाया जाता है। ये जो आपकी पेशाब की थैली होती है पुरुषों की, उसके मुंह के ऊपर, उसके नीचे के भाग में होता है। और प्रोस्टेट की एक खासियत ये होती है कि ये उम्र के साथ में आमतौर पे इसका साइज बढ़ता है, पर हर व्यक्ति को, हर पुरुष को उस प्रोस्टेट के साइज बढ़ने से तकलीफ होगी या नहीं होगी, ये उसके साइज के साथ रिलेटेड नहीं है। तो जब प्रोस्टेट साइज में बढ़ता है तो आपको पेशाब के संबंधी, गुर्दों के संबंधी कुछ ना कुछ तकलीफ़ें होती हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन तकलीफ़ें होती हैं कि जैसे पेशाब का बार बार आना, पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब शुरू करने में दिक्कत होना, मरीज़ बाथरूम में जाके, वॉशरूम में जाके काफ़ी देर तक खड़े होता है, खड़े होने के बाद भी उसको अच्छे से पेशाब नहीं होता है, या जब होता है तो रुक रुक के होता है, एक ही बार में पूरी तरह नहीं होता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। या मरीज़ को लगता है कि पेशाब करने के बाद अभी काफ़ी सारा पेशाब उसकी पेशाब की थैली में बच गया है। कई बार प्रोस्टेट के बढ़ने से पेशाब में खून भी आना संभव है, या एक्सट्रीम केसेस में पेशाब की अगर उसको इग्नोर किया जाए तो पेशाब रुकने की वजह से गुर्दों पर भी असर हो सकता है, गुर्दे फेल भी हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं प्रोस्टेट के बढ़ने के साथ। अब बात यह है कि प्रोस्टेट को इतना सीरियसली क्यों लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि एक तो ये कि इसके साथ कुछ लक्षण जुड़े हुए हैं जो आपकी डेली लाइफ को हिंडर कर सकते हैं। जैसे कि अगर बार बार आपको पेशाब आता है तो
जो काम में लगने वाले पुरुष हैं वो उनका काम डिस्टर्ब होता है, रात की नींद पूरी नहीं होती है, रात को बार बार पेशाब जाने की वजह से पेशेंट को एक तरह की एंग्जाइटी रहती है, जैसे कि सर के ऊपर कोई तलवार लटकी हो, इस तरह लगता है। दूसरा ये है कि जब उम्र के साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है तो उसके बढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल तरीके से साइज का बढ़ना, दूसरा हो सकता है कि कैंसर की संभावना प्रोस्टेट के अंदर होना। इसके लिए हमारा रिकमेंडेशन आमतौर पे ये होता है कि आप 40 से 45 की उम्र के बाद रेगुलर रूटीन प्रोस्टेट का चेकअप करवाएं। रेगुलर चेकअप जो प्रोस्टेट के लिए है वो उसके कोई बहुत बड़े टेस्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम लोग रिकमेंड करते हैं, वो आप टाइम टू टाइम करवा सकते हैं। आइडियली 40 साल की 50 साल की उम्र के बाद। और अगर आपके फैमिली में कोई प्रोस्टेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप 40 साल की उम्र के बाद रेगुलर प्रोस्टेट का चेकअप अपने यूरोलॉजिस्ट से करवाएं। रेगुलर चेकअप में कुछ छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, जैसे तो एक जो यूरोलॉजिस्ट आपका एग्जामिन करता है, आपको एग्जामिनेशन करता है, वो एग्जामिनेशन तरह तरह का होता है। यूरोलॉजिस्ट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, आपसे बातचीत करता है, आपके सिम्टम्स को समझने की कोशिश करता है, फिर आपका बॉडी एग्जामिनेशन करता है। उससे डॉक्टर को, यूरोलॉजिस्ट को कुछ आइडिया होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं प्रोस्टेट की बीमारी में। फिर उसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं यूरोफ्लोमीट्री। उसमें जो आपका यूरोलॉजिस्ट है वो आपको एक मशीन के ऊपर पेशाब करने के लिए बोलता है, उसकी एक रीडिंग आती है, उसका एक पैटर्न होता है, फ्लो का एक पैटर्न होता है आपका, जिसको एक यूरोलॉजिस्ट समझ पाता है। इसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है किडनी के फंक्शन के संबंधी ब्लड टेस्ट, जिनको हम क्रिएटिनिन लेवल्स बोलते हैं, वो आता है। यूरिन का एक रूटीन एग्जामिनेशन आता है। ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो उसमें आते हैं। एग्जामिनेशन के बाद अगर आपके यूरोलॉजिस्ट या डॉक्टर को लगता है या मरीज को लगता है कि उसको कैंसर संबंधी स्पेसिफिक टेस्ट भी करवाना चाहिए, तो फिर इनिशियल बेसिक टेस्ट होता है जिसको हम सीरम PSA नाम देते हैं, वो भी करवाया जा सकता है। तो ये कुछ वर्कअप है, कुछ स्टार्ट है, जहाँ से यूरोलॉजिस्ट आपको एग्जामिन करने के बाद, देखने के बाद, वर्कअप करने के बाद डिसाइड करता है कि आपको कुछ ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो आपका नॉर्मल तरीके से प्रोस्टेट बढ़ रहा है और आपको सिम्टम है, या कैंसर की वजह से प्रोस्टेट बढ़ रहा है और उसको कैसे ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट फिर यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। दोनों चीज़ों का, दोनों तरीके से प्रोस्टेट के बढ़ने का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। जो प्रोस्टेट नॉर्मल तरीके से बढ़ते हैं उनका ट्रीटमेंट दवाइयों से भी किया जा सकता है, और अगर शुरू में ही आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम है या प्रोस्टेट का साइज़ बहुत ही बड़ा है और आपके यूरोलॉजिस्ट को लगता है कि इसको ऑपरेशन से ठीक किया जाना चाहिए, तो डायरेक्टली ऑपरेशन की भी किया जा सकता है। नहीं तो इनिशियल रिकमेंडेशन दवाइयों की होती है, जिसमें हम कुछ खाने के लिए आपको दवाइयाँ देते हैं और हम फिर फॉलो करते हैं कि आपको कितना सिम्टम्स में आराम मिला है। और अगर कैंसर की तरफ हो तो फिर उसका ट्रीटमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उसमें स्टेज वाइज हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें ऑपरेशंस भी आते हैं, मेडिसिन्स भी आती हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं और कई बार कीमोथेरेपी तक भी आते हैं। जो प्रोस्टेट संबंधी बीमारियां होती हैं, आम तौर पे ये देखा गया है कि 40 साल से कम की उम्र में उनके होने की संभावना बहुत 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 कम होती है। इसलिए हम आम तौर पे ये रेकमेंड करते हैं कि आप 50 साल की उम्र के बाद रेगुलर प्रोस्टेट का चेकअप करवाएं, उनकी बीमारियों के संबंधी आप अपना चेकअप करवाएं। और अगर आपके परिवार में, आपके रिलेशन में किसी को प्रोस्टेट संबंधी बीमारी पहले हुई है तो उसकी एज बार जो है वो 40 के बाद हम रेकमेंड करते हैं कि आप प्रोस्टेट संबंधी, खास तौर पे प्रोस्टेट कैंसर के संबंधी आप अपना एग्जामिनेशन और टेस्ट वगैरह जो हैं वो अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाकर करवाएं। दूसरा एक मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी तकलीफ नहीं है, आपको कोई भी तकलीफ नहीं है, पर आप फिर भी चाहते हैं, जो पुरुष हैं वो फिर भी चाहते हैं कि हम प्रोस्टेट संबंधी अपनी जांच करवाएं, तो कब करवाना चाहिए? ये एक बहुत ही कॉमन एक डायलेमा रहता है मन में। तो उसके लिए यही है कि आप 40 साल के बाद वाली एज में अगर आपको कुछ सिम्टम है तो करवाना ही करवाना है आपको टेस्ट। अगर आपको, जैसे मैंने लक्षण बताए आपको प्रोस्टेट संबंधी, तब तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना ही है।
अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है पर फिर भी आप चाहते हैं तो आइडियली आप 40 साल के बाद शुरू कर दें उसका अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखा के टेस्ट वगैरह करवाना शुरू कर दें। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो प्रोस्टेट होता है वो जो पेशाब की थैली होती है जिसको हम मसाना भी बोलते हैं, ब्लैडर बोलते हैं, उसके बिल्कुल नीचे उसके मुंह पे होता है। तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये प्रोस्टेट जो है आपका गदूद है वो एक तरह से छुपा हुआ है। ये दूसरे ऐसे अंगों की तरह नहीं है कि अगर उनमें कोई बीमारी होती है तो बाहर दिखती है आपको, जैसे कि थायराइड हो गया या कोई ट्यूमर हाथ पे या जोड़ों की बीमारी हो गई, इस प्रकार से ये दिखता नहीं है। दूसरा ये है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो आम तौर पे जैसे आपको पता है ये पेशाब से रिलेटेड होते हैं। तो हमारे देश में ये देखा गया है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं। उसका कारण एक तो यही है कि एक सर्टेन एज के बाद हमारे मन में खास तौर पे हमारे देश में ये लगने लगता है कि चलो ये उम्र के साथ रिलेटेड है, उम्र के साथ ऐसी चीज़ें होती ही हैं। पर ऐसा नहीं है, हर उम्र के साथ में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो जो लक्षण हैं इनके प्रोस्टेट के वो मुझे लगता है कि बड़ी उनको सीरियसली लेना चाहिए और उनका टाइमली वर्कअप जो है आपको टेस्ट एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। दूसरा इसकी इम्पोर्टेंस इसीलिए आती है कि ये जो 40-60 वाली जो उम्र है जिसमें कि ये शुरू होती है ये प्रॉब्लम्स प्रोस्टेट से रिलेटेड, वो एक बड़ी ही आपकी आप बोल सकते हैं कि एक फर्टाइल पीरियड है आपका एक तरह का। उसमें जो पुरुष हैं वो फैमिली के हेड होते हैं, फैमिली के लिए उनको कमाना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। अगर उसी पीरियड में ही आपको ऐसी प्रोस्टेट की शिकायत है जिससे आपका वर्क डिस्टर्ब हो रहा है या कुछ कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है प्रोस्टेट में जो बाद में जाके एडवांस हो सकती है, उसको टाइमली डिटेक्ट करके टेस्ट करवा के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। एक बड़ा ही जो कॉमन प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसमें प्रोस्टेट के रिलेटेड या उसके बढ़ने से या उसके लक्षण होने का कोई खाने पीने के साथ या कोई खास तरह के काम करने के साथ कोई रिलेशन है, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कोई रिलेशन मिला नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि साइकिलिंग करने से, साइकिल ज़्यादा चलाने से या टू व्हीलर ज़्यादा चलाने से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो पुरुष होते हैं जो सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन जिनका थोड़ा बॉर्डरलाइन हाई लेवल साइड में होता है, उनको प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ने की टेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा पाई गई है दूसरे लोगों के बजाय। उसका कारण ये है कि जो प्रोस्टेट का टिश्यू होता है जिसमें उसके मसल और ग्लैंड्स आते हैं, उनकी तरह की खुराक होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ावा देता है प्रोस्टेट के साइज़ को बढ़ाने के लिए। पर हाँ, दूसरी तरफ ये है कि हर प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ने से हर किसी को सिम्टम नहीं होते हैं। तो अगर आप सोचें कि हाँ ये कट ऑफ है, अगर मेरे प्रोस्टेट का साइज़ इतना ग्राम हो जाएगा तो मुझे ट्रीटमेंट लेना है या मुझे टेस्ट कराना है, ऐसा नहीं है। वो ज़्यादातर रिलेटेड है कि आपको सिम्टम है या नहीं है और आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री है ऐसा प्रोस्टेट रिलेटेड बीमारी की, उसके साथ में ये ज़्यादा रिलेटेड है। तीसरा है कि आपका खुद का अपने बारे में खुद का सोचना। हमारे देश में ये अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको हम बोलते हैं मेंस हेल्थ का कॉन्सेप्ट, जो कि बाहर कुछ एडवांस कंट्रीज़ में ये बहुत रिसेंटली ये कॉन्सेप्ट आया है मेंस हेल्थ का कॉन्सेप्ट, जिसमें बाकी चीज़ों को छोड़ने के बाद प्रोस्टेट एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। बट धीरे धीरे ये हमारे देश में भी इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया जाने लगा है। तो अगर हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर मोटा मोटा हम लोग अगर हम स्टेजिंग आपको बताने के लिए स्टेज की बात करें तो हम मोटा मोटा हम उसको 3 बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम बोलते हैं जिसको बोलते हैं लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर, दूसरा होता है लोकली एडवांस्ड, तीसरा होता है एडवांस्ड कैंसर। ये सिर्फ प्रोस्टेट के लिए नहीं है, ये किसी भी कैंसर के लिए है। ये आपको बताने के लिए भी है, उसका फर्दर ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम इस चीज़ को मोटा मोटा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जब एक्चुअल ट्रीटमेंट की बात आती है तो ये स्टेजिंग थोड़ा और नहीं काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सो लोकलाइज्ड हम कब बोलते हैं, जब जो आपका प्रोस्टेट की डिजीज़ है, कैंसर है, वो प्रोस्टेट के अंदर अंदर रहता है, वो प्रोस्टेट के बाहर नहीं जाता है। ये इसका मतलब ये है कि जो प्रोस्टेट है उसकी जो बाउंड्री है, आपका जो कैंसर है उसके बिल्कुल अंदर ही है, उसके बाहर नहीं गया है। दूसरा आता है इससे थोड़ा हायर स्टेज जिसको हम बोलते हैं लोकली एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर।
सो लोकली एडवांस जो प्रोस्टेट कैंसर है उसका मतलब ये है कि प्रोस्टेट से डिजीज थोड़ा सा बाहर है, बट वो लोकल एरिया में ही बाहर है, वो आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स जैसे कि बोन्स में या लंग्स में, लिवर में, ऐसी जगह पे वो नहीं गया है। तीसरा आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर। एडवांस जैसे कि नाम से ही लगता है, वो अब एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। एडवांस स्टेज में पहुंचने का मतलब है आपका जो प्रोस्टेट कैंसर है वो बोन्स में चला गया है। मोस्ट कॉमनली प्रोस्टेट कैंसर जो है वो बोन्स में जाता है। उन बोन्स में भी जैसे जो आपकी रीढ़ की हड्डी की रीढ़ की हड्डियां होती हैं उनमें जाता है, जो आपका पेल्विस है उन हड्डियों में जाता है, तो ये कॉमन है। उसके बाद लंग्स और लिवर में जाता है। अगर इन जगह पे चला जाता है तो हम उसको बोलते हैं एडवांस्ड कैंसर। जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेज बताया है जिसमें लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर एंड लोकली एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर, ये जो दो इनिशियल स्टेजेस हैं इसमें क्योरेटिव इंटेंशंस होती हैं, मतलब कि हम बिल्कुल क्योर मरीज को दे सकते हैं। हालांकि किसी भी कैंसर पेशेंट की तरह प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट को भी पूरी लाइफ लॉन्ग फॉलोअप में रहना चाहिए। उसी तरह अगर हम लोकलाइज्ड और लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर को क्योर भी कर लेते हैं तो भी आपको फॉलोअप में लाइफ लॉन्ग रहना पड़ेगा। हम बात बाद में करेंगे कि इनकी जो क्योर है वो किस प्रकार से की जाती है, मोटा मोटा क्या क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हैं मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। जो तीसरी स्टेज मैंने आपको बताई जो एडवांस्ड है, उसमें जैसे कि मैंने बताया जो बीमारी है, कैंसर है, वो ऑलरेडी प्रोस्टेट के बाहर जा चुका है। बाहर मतलब दूर के अंगों में चला गया है, जैसे हड्डी, लंग्स और लिवर में चला गया है। तो उसमें हमारा क्यूरेटिव इंटेंशंस नहीं होता आपके यूरोलॉजिस्ट का या जो कैंसर स्पेशलिस्ट है उनका। सो हम आपको एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट, वो कर सकते हैं, या आपको कुछ ऐसे मेडिसिन होती हैं या कुछ ऐसी मोडेलिटीज़ होती हैं जिनमें हम एडवांस डिजीज़ को भी कुछ देर के लिए अंडर कंट्रोल रखा जा सकता है। अब अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट का, तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोकलाइज्ड एंड लोकली एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर को क्यूरेटिव इंटेंशंस के साथ ट्रीट किया जा सकता है। तो मोटा मोटा क्यूरेटिव इंटेंशंस में हमारे पास मोडेलिटीज़ आती हैं सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है कि हम प्रोस्टेट ग्लैंड को पूरे का पूरा बीमारी के साथ निकाल देते हैं बाहर। तो उसमें जो सर्जरी है वो अलग अलग तरीके से संभव है, जैसे कि चीरा लगाकर ऑपरेशन करना, बड़ा चीरा लगाकर, या दूरबीन से करना, या आजकल रोबोट का ज़माना है तो रोबोटिक सर्जरी भी बहुत ही एडवांस्ड हो गई है प्रोस्टेट कैंसर में। हालांकि रोबोट का जो रोल है वो मेनली प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी में है। तो ये कुछ मोडेलिटीज़ हैं प्रोस्टेट कैंसर की, प्रोस्टेट को सर्जरी करके निकालने के लिए, जो कि हम लोकलाइज्ड बीमारी में करते हैं। दूसरा लोकलाइज्ड बीमारी में होता है रेडिएशन, रेडियोथेरेपी का रोल होता है। रेडियोथेरेपी भी जैसे सर्जरी क्यूरेटिव है उसी तरह रेडियोथेरेपी भी क्यूरेटिव इंटेंशंस के साथ की जाती है। उसमें पेशेंट को इंस्टॉलमेंट्स में कुछ कुछ समय बाद सर्टन डोज जो है वो रेडियोथेरेपी की दी जाती है और उसको फॉलो किया जाता है बीमारी के ख़त्म होने तक, और उसके बाद भी। फिर इसमें रोल आता है कुछ इंजेक्शंस का भी। इंजेक्शंस का भी कई बार रेडियोथेरेपी जो है उसको इंजेक्शंस के साथ भी कंबाइन किया जाता है ताकि बेटर क्योर रेट आपको मिल सके। वो यूजली उसका रोल आता है जैसे लोकली एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर में आता है। उसमें कुछ ऐसे इंजेक्शंस दिए जाते हैं आपको जिनसे आपका बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोस्टेट के लिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए टेस्टोस्टेरोन एक तरह की खुराक होता है। तो पुरुष में टेस्टोस्टेरोन बनता है उनके टेस्टिस में, जो प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ने में हेल्प करता है। तो हम ऐसे कुछ इंजेक्शन लगाते हैं जिनसे आपका टेस्टोस्टेरोन अंडर कंट्रोल रहे और आपका प्रोस्टेट कैंसर भी उससे अंडर कंट्रोल रहे या वो खत्म हो जाए, जैसे कि रेडिएशन के साथ कंबाइन करने के साथ होता है। ये तो बात हुई आपकी पहली इनिशियल 2 स्टेजेस की, जिसमें हम क्यूरेटिव इंटेंशन के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं मरीज को। जो एडवांस स्टेज है उसमें डिजीज ऑलरेडी आपका बाहर जा चुकी है, तो उसमें हमारा इंटेंशन ये होता है कि जहां जहां डिजीज है वो अंडर कंट्रोल रहे और उसकी वजह से जो जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उनको अवॉइड किया जा सके या डिले किया जा सके। जैसे अगर हड्डियों में पहुंच चुका है प्रोस्टेट का कैंसर तो उससे क्या है, आपको पेन हो सकता है, चलने में दिक्कत हो सकती है और फ्रैक्चर हो सकता है, उनको अवॉइड किया जा सके या डिले किया जा सके, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट करते हैं।
और जहाँ जहाँ भी प्रोस्टेट कैंसर है वो अंडर कंट्रोल रहे। उसके लिए हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि इंजेक्शंस होते हैं। इंजेक्शन आपको टाइमली 1 महीने पे लगता है या 3 महीने पे लगने वाले इंजेक्शंस होते हैं। वो इंजेक्शन वही काम करते हैं कि आपके बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको लो कर देते हैं, ताकि प्रोस्टेट कैंसर और उसके सेल्स जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएं या अंडर कंट्रोल रहें। वो इंजेक्शंस थोड़ा सा कई बार कॉस्टली होते हैं, और अगर आपको कॉस्ट का कंसर्न होता है तो उसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड ये होता है कि हम टेस्टोस्टेरोन जहाँ शरीर में बन रहा है उस चीज़ को ही हटा दें। तो पुरुष में जो टेस्टोस्टेरोन, जैसे मैंने आपको बताया था कि अंडकोश में बनता है, टेस्टिस में बनता है, तो एक छोटा सा ऑपरेशन करके दोनों टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है, जिससे आपको इंजेक्शंस की ज़रूरत तो नहीं रहती, पर आपका टेस्टोस्टेरोन खत्म हो जाता है। उससे भी प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी हद तक कंट्रोल में आता है। जब आप ये ट्रीटमेंट देते हैं तो इन इंजेक्शंस के और टेस्टिस रिमूव करने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जानने के लिए। जब आपका टेस्टोस्टेरोन खत्म हो जाता है तो मरीज़ को कॉमन साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि जिनको हम बोलते हैं हॉट फ्लशेस, मरीज़ को पूरी बॉडी में गर्मी लगना, पैरों में सेक निकलना, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कई बार वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं कंट्रोल करना। ये काफ़ी पेशेंट में 80 to 90%, इवन सम स्टडीज़ में ये बताया गया कि 100% लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फिर दूसरा कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट है वो है अनीमिया एंड बोन लॉस। जो हड्डियां हैं वो वीक हो जाती हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपको हड्डियों में ताकत देता है। अगर हम टेस्टोस्टेरोन को कम कर देंगे, फ़ायदा तो ये है कि कैंसर कंट्रोल में रहेगा, पर ये कुछ साइड इफ़ेक्ट आएंगे। इसके लिए जो आपके यूरोलॉजिस्ट हैं, जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, वो आपको साथ साथ कुछ और ट्रीटमेंट भी देते हैं, जिसमें हम कैल्शियम सप्लीमेंट वगैरह करते हैं, आयरन एंड फोलिक एसिड वगैरह सप्लीमेंट करते हैं, ताकि आपकी जो है हड्डियाँ वीक नहीं हो, आपको अनीमिया या खून की कमी ना हो। जब आप इन सब ट्रीटमेंट पे रहते हैं, इंजेक्शंस पे रहते हैं, तो आपका रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। रेगुलर फॉलोअप में कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जिनमें इम्पॉर्टेंट है सीरम PSA नाम का टेस्ट है। फिर कभी हमें टेस्टोस्टेरोन लेवल भी चेक करने पड़ते हैं, ये देखने के लिए कि जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो एडिक्वेट है या नहीं है, या कैंसर दोबारा से बढ़ने तो नहीं लग गया है उन इंजेक्शंस का, या जो आपने सर्जिकली टेस्टिस रिमूव किए हैं उसका आपको फ़ायदा हो रहा है या फ़ायदा होना बंद हो गया है। कभी कभी एक ऐसी स्टेज आती है प्रोस्टेट कैंसर में जब आपको वो इंजेक्शंस और जो भी ट्रीटमेंट आपने लिया है, सर्जिकल भी लिया है, उसका इफेक्ट एडवांस प्रोस्टेट कैंसर में आना बंद हो जाता है। उस स्टेज को हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं CRPC। अदर वर्ड्स में हम बोलते हैं उसको कैस्ट्रेशन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर। इस लेबल का मतलब यही है कि जो आपने इनिशियल ट्रीटमेंट किया है, या इंजेक्शन लगा के, या सर्जिकली टेस्टिस को रिमूव करके, या कुछ और भी दवाइयाँ दे के, अब उससे प्रोस्टेट कैंसर रेजिस्टेंट हो गया है, अब वो फिर से बढ़ने लग गया है इन स्पाइट ऑफ हैविंग द ट्रीटमेंट। तो उस स्टेज में भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई होप छोड़ने वाली बात है। आपके यूरोलॉजिस्ट के पास कुछ और लेवल की दवाइयाँ हैं, कुछ और लेवल के मेडिसिन्स हैं जो एक स्टेप हायर है, तो हम उस स्टेप पे जाते हैं, वो ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ समय बाद आपको प्रोस्टेट कैंसर जो है वो बढ़ता है, तो उसके ऊपर भी हायर लेवल पर जाया जा सकता है। अब प्रोस्टेट कैंसर में एक और बड़ा, जो एडवांस प्रोस्टेट कैंसर है, उसमें एक और बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीमोथेरेपी का क्या रोल है। जैसे कि दूसरे कैंसर्स में तो फटाक से कीमोथेरेपी हो गया या हो गया, तो प्रोस्टेट कैंसर में क्या रोल है। प्रोस्टेट कैंसर में कीमोथेरेपी का रोल हर बार नहीं है। आमतौर पे आपका डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर कितना ज़्यादा है बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं बर्डन ऑफ डिजीज़, वो कितना ज़्यादा है, और उस बेसिस पे वो आपको डिसाइड करता है कि आपको, डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको कीमोथेरेपी की साथ साथ ज़रूरत है या नहीं है। हर प्रोस्टेट कैंसर में कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती है। तो दर्शकों, आज हमने आपसे जानकारी शेयर की है प्रोस्टेट की बीमारियों के संबंधी, प्रोस्टेट की कैंसर के संबंधी, और बिना कैंसर वाली जो बीमारियां हैं उनके लक्षण, उनके टेस्ट के बारे में बताया है, और उनकी
मोटा मोटा ट्रीटमेंट के बारे में आपको जानकारी दी है। श्रीमन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जालंधर में प्रोस्टेट के संबंधी तकरीबन हर तरह की जो बीमारियां हैं उनका इलाज संभव है और लेटेस्ट टेक्निक से संभव है, जिसमें आता है कि जो बिना कैंसर वाली प्रोस्टेट की बीमारियां हैं उनका जो दवाइयों से ट्रीटमेंट संभव है वो पॉसिबल है, ऑपरेशन द्वारा बिना चीरा लगाए उसका ट्रीटमेंट संभव है, और जो प्रोस्टेट कैंसर है उनका ट्रीटमेंट भी चीरा, छोटा चीरा या दूरबीन द्वारा संभव है। और एडवांस प्रोस्टेट के कैंसर के लिए हमारे पास सपोर्ट है, जो हमारा मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसकी सपोर्ट के साथ में हम एडवांस प्रोस्टेट कैंसर वाले पेशेंट्स को भी अच्छे से ट्रीट और मैनेज कर पा रहे हैं। तो दर्शकों, आज का जानकारी मैं यही समाप्त करता हूं और जल्द ही मैं आपके सामने आऊँगा जो पेशाब में, गुर्दों में, ब्लैडर में या पेशाब की नली में पथरियां होती हैं, पेशाब की पथरियां हैं, उनके संबंधी आपके साथ जानकारी शेयर करने के लिए जल्द ही आपके सामने आऊँगा। हम बात करेंगे कि उनके साथ में क्या क्या अच्छी और बुरी बातें जुड़ी हुई हैं, क्या क्या मिथ्स हैं, उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, और अगर हो गया है तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। नमस्कार।